यस मैं सर। राजेश सिंह, डिप्टी डायरेक्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट से मैं सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में। ये काउंसिल की एक नई इनिशिएटिव है जिसको हमने एक्सपोर्टर क्लिनिक का नाम दिया है, जिसमें हमारी काउंसिल की और काउंसिल के जो मैनेजमेंट है, टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनकी ये पहल है कि हम काउंसिल के तरफ से जो हमारे मेंबर एक्सपोर्टर की डे टू डे की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या उनके कुछ इश्यूज होते हैं, इस फोरम के से हम उनको एड्रेस करें, उनका सोल्यूशन उनको दें। सो इन दिस डायरेक्शन आवर फर्स्ट सेशन इज विद श्री अजय श्रीवास्तव जी, हु इज वन ऑफ द वेरी रिनाउंड पर्सन इन इंटरनेशनल ट्रेड dealing the policy. He is retired from DGFT and from Indian Trade Services, and he regularly write columns in the leading newspapers. So today's topic is India Trade Agreement Opportunity for Handicraft Exporter. So sir, initial में थोड़ा सा उसका overview देंगे, then we will have more on interactive session rather than the presentation. So I welcome you, sir, for this session, and I would like to request you to take this webinar with you, and I would like to request you first to introduce yourself and your achievements, sir. Please welcome, sir. थैंक यू राजेश जी। सब लोगों को नमस्कार। हम लोग पहले भी आपस में मिल चुके हैं फिजिकल इवेंट्स में। तो आज सबके दिमाग में जो बात आ रही है वो ये है, जो यूएस में 50% टैरिफ लग गया है, तो उससे बचने के लिए क्या करें, बच सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सरकार से क्या बात करें, खुद क्या काम करें, तो इसके ऊपर है। तो मैं 5-6 मिनट में 3-4 स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ, जिससे बाद में हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर में डिटेल में डिस्कस करें, है ना। तो मैं आपको ये एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ और उसको जल्दी से दिखा के फिर हम लोग अपनी बात करते हैं। जी सर। तो राजेश जी, ये स्लाइड ठीक से दिखाई पड़ रही है? स्लाइड दिख रही, नहीं दिख रही अभी? सर स्लाइड दिख रही है, इसको प्रेजेंटेशन मोड पे कर देंगे तो पूरे स्क्रीन में आ जाएगी सर। ओके 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 ओके, कैसे करें इसको? हाँ, अब पूरा स्क्रीन पे है सर। स्क्रीन पर है? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें, जो पहली रो है इंडिया, तो हमारा करीब $4 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है उसमें से 41% यूएस को जाता है। मतलब यूएस हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। तो यूएस मार्केट में अगर 50% टैरिफ लगे, 50% से भी अधिक टैरिफ लगेगा, तो हमें तो मुश्किल होनी ही है। तो चाइना का भी बहुत जाता है, उनका 27% जाता है, और पूरी दुनिया का तो एवरेज 20% ही जाता है। लेकिन हमारे लिए यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे लूज नहीं कर सकते हैं। तो ये स्लाइड केवल इतना दिखा रही है कि यूएस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। अगर यूएस हाथ से जाता है तो हमारा जो एक्सपोर्ट है करीब आधा रह जाएगा। फिर देखिए अभी टैरिफ कितने लगे हैं। एक तो आपको मालूम है कि एमएफएन टैरिफ होते हैं, लेकिन ट्रम्प साहब ने ऊपर से और टैरिफ लगा दिए हैं। तो इंडिया से गुस्सा हो गए हैं, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर चाइना से भी अधिक टैरिफ लगा दिया है। चाइना से उनकी ट्रेड वॉर शुरू हुई थी, लेकिन चाइना के ऊपर टैरिफ 30% था, और आज ही खबर आई है कि वो उन्होंने 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया 30%। तो आप समझिए कि इंडिया के ऊपर और ब्राजील के ऊपर हाईएस्ट टैरिफ है 50% का, बांग्लादेश के ऊपर 20 है, इंडोनेशिया के ऊपर 19 है। ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि हमको लगता था सब लोगों की ये वॉर जो है चाइना और यूएस के बीच में है, बाकी लोग को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प की ईगो की वजह से और भी रीज़न है कि चाइना से वो डरते हैं, क्योंकि उन्होंने चाइना पे टैरिफ लगाए, चाइना ने उनके जो क्रिटिकल मटेरियल सप्लाई रोक दी, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन रुक गया, डिफेंस प्रोडक्शन रुक गया। तो बेसिकली चाइना के पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे यूएस को वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं, तो इसमें कोई भी डिसेंसी या इक्वलिटी की कोई बात नहीं है। चाइना ने उनको ब्लैकमेल किया, उन्होंने चाइना को छोड़ दिया। हमसे वो नाराज हैं क्योंकि हमसे ट्रेड के अलावा काफी चीजें मांगते थे। ये हम लोग बाद में क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये आपके
जो एक्सपोर्ट हैं कैटेगरी वाइज ये है, देखिए। तो इसमें आप देखिए फोर्थ कॉलम में एवरेज यूएस टैरिफ मैंने 50% से अधिक लिखा है। तो इसमें क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग एमएफएन टैरिफ है ना, उसको मैंने जोड़ दिया है। तो ये जो टैरिफ है, असली में आपको इतना टैरिफ आपके प्रोडक्ट को यूएस में देना पड़ेगा 27 अगस्त से, जो भी चीज़ वहां जाएगी। ये देखिए 50 से अधिक है ना। ये देखिए ये तो 62% तक चला गया है टैरिफ। एवरेज जो है 55% टैरिफ होता है, तो ये बहुत बड़ा टैरिफ है। और जो आपके कंपटीटर सप्लायर्स हैं उनसे ऑलमोस्ट डबल पड़ता है। तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। ठीक है। अब ये जो है, ऐसे ही मैं बैठा बैठा कुछ बता रहा था कि आगे जो है क्या क्या हो सकता है ना। देखो, तो आपको ये मालूम है कि यूएस ने हमारे ऊपर 25%, 25% टैरिफ इम्पोज किया था। फिर वो नाराज हो गए कि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, तो उन्होंने उसको कर दिया 50। अब आपको मालूम है कि 14-15 अगस्त को यूएस और रशिया मिल रहे हैं। अगर उनका डील हो जाता है तो शायद उनकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी और फिर हमें पनिशमेंट नहीं होगा। तब हमारा जो एक्सपोर्ट है, मतलब जो टैरिफ है, 50 से 25% हो जाएगा। जो एक्सपोर्ट लॉस लिखा है मैंने हैंडीक्राफ्ट का नहीं लिखा, पूरे देश का लिखा है। अगर मान लो कि आज की डेट में हम देखें, जो हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, ट्रेड डील यूएस के साथ में नहीं है, तो आज जो है हमें करीब 50 बिलियन का लॉस होगा। हमारा जो एक्सपोर्ट है 87 बिलियन डॉलर का है। 50 बिलियन डॉलर उसमें से खत्म हो जाएगा, एस्टिमेटेड है। रियल किसी को पता नहीं, ब्रॉड एस्टिमेट्स है। ये पॉइंट नंबर 2 है। लेकिन मान लीजिए रशिया और यूएस का समझौता हो जाता है 15 अगस्त को, तो वो जो है हमारे ऊपर टैरिफ 50 से 25 रह जाएगा। फिर हमारा लॉस जो है 50 बिलियन नहीं होगा, केवल 30 बिलियन होगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने देखा कि स्टेटस को अगर कुछ भी नहीं होता, जैसा आज 50% है, ये अगर रहता है तो हमारा काफी हद तक एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। सारे एक्सपोर्ट को 50 बिलियन डॉलर का लॉस होगा। अब मान लीजिए कि एक सिनेरियो, अच्छा सिनेरियो करते हैं कि इंडिया यूएस का ट्रेड डील हो जाता है। नेगोशिएशन तो चल ही रहे हैं, हो जाता है। और साथ में इंडिया जो है रशिया का ऑयल खरीदना भी बंद कर देता है। तो ऐसा आशा करते हैं कि जो यूएस है हमारा टैरिफ 50% से 15% कर देगा, क्योंकि उतना ही उसने किया है यूरोप के ऊपर, जापान के ऊपर। उससे कम तो मुश्किल ही लगता है। तो वो टैरिफ हो जाएगा 15%। तो हमारे लॉसेस जो है ना, फिर बहुत कम हो जाएंगे। आप सोचो कि अगर आपका 1.6 बिलियन का एक्सपोर्ट है तो आपका 10-15% लॉस होगा मुश्किल से। तो आप मतलब आराम से सरवाइव कर सकते हैं। और जो आप में से थोड़ा इनोवेटिव लोग हैं, वो तो उनका ट्रेड बढ़ भी सकता है। फिर चौथी बात हम कहते हैं, ये सब सिनेरियो है कि कुछ भी नहीं होता, कोई ट्रेड डील नहीं होता, हम रशिया से भी खरीदते रहते हैं और टैरिफ इतना का इतना ही रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, सरकार और आप मिलकर, और आप दूसरे देशों में कोशिश करते हैं और वहाँ कुछ भेज पाते हैं। यहाँ से 50 बिलियन का लॉस हुआ, आप 15 बिलियन वहाँ एक्स्ट्रा भेज पाते हैं। तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे देश में आपने एक्सपोर्ट बढ़ा लिया है। ओवरऑल लॉसेस कम होंगे, यूएस मार्केट में तो लॉस पूरे के पूरे होंगे, लेकिन ओवरऑल लॉसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अच्छा, सबसे अच्छी पोजीशन ये है कि यू आपने देखा कि यूएस का एक कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उसने जो है बोल दिया मिस्टर ट्रम्प से कि आपका जो टैरिफ लगाने का जो लीगल बेसिस है वही रॉन्ग है। वो लीगल बेसिस तो बहुत ही नैरो आपको पावर देता, आपने इतनी बड़ी पावर यूज कर दी, वो रॉन्ग है। उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिए। तो ये लोग घबराए हुए, ट्रम्प की टीम जो है उनके यहाँ फेडरल कोर्ट में, हायर कोर्ट में गई, जैसे हमारे हाई कोर्ट होता है। तो उन्होंने स्टे कर दिया है, लेकिन उसको रूल आउट नहीं किया है। तो अभी स्टे पर है। अब ट्रम्प के मैं देख रहा हूँ 4 दिन में 2 बार उसके ट्रुथ सोशल पर स्टेटमेंट आए कि ये जो है अमेरिका इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, टैरिफ की वजह से इतना कलेक्शन कर रहा है, और कोई स्टूपिड कोर्ट जो है अमेरिका की सारी चीजों पर पानी फेर सकता है। तो ट्रम्प तो थोड़े डरे हुए हैं, ऐसा उनके ट्रुथ सोशल से लग रहा है। और कोर्ट में केस पेंडिंग है। अगर दुनिया लकी है, हम लोग भी लकी हैं, दुनिया भी लकी है, तो कोर्ट अगर स्ट्राइक डाउन कर देता है वो टैरिफ,
तो टैरिफ आपके पास जो पुराने रह जाएंगे 2 अप्रैल के पहले वाले एमएफएन वाले, तो आपका लॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब आखिरी 7वां ऑप्शन सिनेरियो क्या हो सकता है, वो ये है कि देखिए जब 2 अप्रैल को इन्होंने टैरिफ लगाए थे, फिर उन्होंने 9 अप्रैल को 90 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए थे। क्यों पोस्टपोन कर दिए थे? स्टॉक मार्केट गिर गया था। चाइना जापान ने जो है इनकी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए थे। तो वो घबरा गए कि क्या करें, तो 90 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए। मान लीजिए वैसा कुछ फिर से हो जाता है, यूएस कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं, सब लोग नाराज हैं, परेशान हैं, जॉब लॉसेस होते हैं, मान लो जैसे 90 दिन बढ़ाए थे फिर से ऐसा कुछ कर देते हैं, तो हमें फायदा हो जाएगा। लेकिन वो टैरिफ जीरो नहीं होंगे, वो 15-15% करेंगे। बेस आप समझ लिए जीरो कभी नहीं रहेगा, 15 रहेगा, जब तक यूएस कोर्ट नहीं स्ट्राइक करता है। तो ये 7 सिनेरियो हैं, और आखिरी कॉलम में मैंने अपने मन से कुछ इनके होने की प्रोबेबिलिटी की है। ये टोटली गलत भी हो सकती है, मैंने अपने मन से कुछ डालना था तो डाल दिया मैंने। टोटल 100 है, इसलिए आगे पीछे है। तो देखिए स्टेटस को कंटिन्यू रहने का तो 35% चांस है, डील होने का 25% चांस है। ठीक है। यूएस कोर्ट स्ट्राइक कर दे 10% चांस है, बट ये चांसेस बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, वो किसी को फ्यूचर तो पता नहीं है ना। तो ये प्रोबेबिलिटीज हैं जो आगे 2-3-4 महीने में इनमें से कोई अनफोल्ड होगी, अकेले या कॉम्बिनेशन में, है ना। तो अब इसके बाद में मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। मैं इसको यहीं बंद करता हूँ और कोशिश करता हूँ आपसे बात करने के लिए, है ना। तो अब राजेश जी, अच्छा ये रहेगा कि हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन आंसर की बात करें, जिससे और लोगों का सबका हम टाइम वेस्ट नहीं करें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग द अच्छा राजेश ओवरसाइट जी, ऑफ। ये आवाज मेरी साफ आ रही थी, जो दिखा रहा था दिख सर रहा एकदम था? क्लियर है सर, प्रेजेंटेशन भी क्लियर था। चलिए। अब हमारे जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं करीब 50 से ऊपर हैं, और ये फिगर बढ़ती जा रही है, इट इज अराउंड 68 पीपल। तो आप में से जो भी क्वेरीज है एफटीए से रिलेटेड या यूएस इंडिया टैरिफ को लेके, वो अपना हैंड रेस करके एक एक करके आप अपनी क्वेरीज रेस कर सकते हैं। अजय सर उसको रिप्लाई करेंगे। कुछ लोग चाहें तो आपको चैट से भेज सकते हैं, तो आप पढ़ देंगे तो वो भी ठीक रहेगा। जी जी जी। आयुष गुप्ता जी, हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन रेज करें। आयुष जी, आप सुन पा रहे हैं? आयुष गुप्ता जी, लग रहा है आयुष जी को हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट हम लेते हैं अरविंद गुप्ता जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, हाँ जी अरविंद जी बताएं। सर, ये जो यूएस का टैरिफ का आया है, तो क्या जो हम लोगों का एक्सपो ऑटम फेयर है, तो उसमें क्या बायस का कुछ फर्क पड़ेगा? या इसको अगरबत्ती है एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट अगरबत्ती, तो क्या जो ट्रैफिक है उस पे भी फर्क पड़ेगा, और ओवरऑल बिजनेस पे तो फर्क पड़ना ही है, अगर स्टेटस को जैसे आपने बताया कि रहा है तो। तो अरविंद जी देखो, वो तो बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। आपका जितना टैरिफ देते थे उसमें 50% जोड़ लो, जो भी चीज़ 27 अगस्त के बाद जाएगी उसमें कोई भी हीला हवाला नहीं है, वो देना पड़ेगा। अब ये है, मान लीजिए कुछ आप अगरबत्तियां भेजते हैं, तो कुछ अगरबत्तियां होती ना, मैं अपने शौक में खरीदता हूँ, वो आप कितने पैसे मांगो मैं दूंगा, मुझे एक तरह की महक अच्छी लग गई, एक तरह का फ्लेवर अच्छा लग गया, है ना। तो वो तो अगर कुछ आपके बायर्स उनको पसंद करते हैं तो जाती रहेंगी। लेकिन जनरल जो अगरबत्तियां बाकी अगरबत्तियों से compete करती हैं लो एंड की, उनको तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि अभी आपके जो बायर्स हैं यूएस के, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन से, ईमेल से, और उनसे बताइए कि आपकी अगरबत्तियाँ नॉर्मल अगरबत्तियाँ नहीं हैं, इनमें ये डिफरेंस है, एक बार वो ट्राई करें। तो और दूसरा, अगरबत्ती में मार्जिन भी बायर लोग जो है काफ़ी हाई मार्जिन रख के रिटेलर्स को देते हैं, तो वो मार्जिन काफ़ी एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो ये टाइम है अपना, हताश न हो के
ये सब चीज़ें ट्राई करने का, और काफ़ी चीज़ें इसमें से सक्सेसफुल होंगी। आप देखेंगे 6 महीने बाद में आपके ही साथी लोगों में से कुछ लोगों का ट्रेड जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, जबकि कुछ लोगों का बहुत अधिक इफेक्ट हो गया है। तो बिना हताश हुए जो है ना, ये अपने बायर से तुरंत कांटेक्ट करिए और बताइए कि कैसे दोनों मिलके ये टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सर, हमारे पास चैट में क्वेश्चन आया है, एनी गवर्नमेंट प्लानिंग फॉर इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट द टैरिफ, एनी ऑप्शन टू चेंज द कंट्री ऑफ ओरिजिन? देखो, ये बात अभी करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं ना, पहले और जो प्रॉब्लम्स है वो कर लेते हैं, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। अब हम लेते हैं, हमारे साथ हैं अनुरुद्ध यादव जी। अनुरुद्ध जी, आपको अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन रेज करिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक्चुअली जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें काफ़ी जो टैरिफ हाई हो गया है, जो 55% के लगभग बन रहा है। तो इसको एक कुछ न कुछ शॉर्ट टर्म पर ऐसा इंसेंटिव होना चाहिए जिससे कि इसका मतलब हम लोग इसको कर सके। रुको रुको, इंसेंटिव की बात करते हैं। आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं? सर, हैंडीक्राफ्ट आइटम है, नहीं डेकोरेटिव। नहीं, हैंडीक्राफ्ट में क्या? सर, जैसे टेबल क्लॉथ्स है, ग्रामोफोन्स है। टेबल क्लॉथ मतलब वो मेडअप्स में जाएगा? जी जी। ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट इंसेंटिव हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, बाकी जी। क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर ये एक साथ सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम अभी तो किसी ने अपना हैंड रेज नहीं किया है। किसी और की कोई क्वेरी जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं? कोई बात नहीं राजेश जी, फिर हम लोग गवर्नमेंट इंसेंटिव की बात कर लेते हैं, जी 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 है ना। देखिए, जी तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर सरकार से कुछ बोलते हैं कि यूएस में इतना टैरिफ लग गया है, तो आप हमको MEIS टैप कोई चीज़ दे दो, 10%, 20%, 25% दे दो टेम्परेरी, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अगर मैं कहूँ कि मैं एक MEIS जैसी स्कीम करता हूँ, या रॉडटेप में जोड़ देता हूँ, या ROSTL में जोड़ देता हूँ, या ड्रॉबैक में जोड़ देता हूँ केवल यूएस के एक्सपोर्ट्स के लिए, तो यूएस एक सेकंड नहीं लगा उसको काउंटरवेल कर देगा, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देगा। जितना आपको यहाँ मिला है उतना आपको यूएस कस्टम वसूल लेगा, है ना। तो आपको ये सोच समझ के गवर्नमेंट से बात करनी है कि आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। गवर्नमेंट प्रेशर में है सब लोगों के, वो लोग हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से इतने इनके एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि अगर उन्होंने आपका ये रॉड टेप बढ़ाया, या ROSTL बढ़ाया, या ड्रॉबैक बढ़ाया केवल यूएस के एक्सपोर्ट्स के लिए, तो वो फंस जाएंगे, हम लोग, आप लोग फंस जाएंगे उसमें। इधर इसको लेते हुए दौड़ते रहेंगे, उधर से वो काउंटरवेल भी हो जाएगा। तो हम लोगों को तो कुछ अलग सा सोचना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि 2-3 इसको पार्ट में बांट सकते हैं हम लोग समस्या को। एक तो देखो ये है कि पहले इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम होती थी, काफ़ी MSME उसको यूज़ करते थे, ठीक है, लेकिन वो छोटी स्कीम थी, 2500 करोड़ की थी। अगर हम कहते हैं कि एक तो उसको विड्रॉ कर दिया, हम कहते हैं री इंट्रोड्यूस करो, और 25% मतलब उसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो आप वो कॉस्ट करीब जीरो कर दो। इतना आपका जा रहा है ना, उसको पूरा 5% की बजाय 8%, 9%, जितना आपको देना पड़ता है ना, जिससे आपको जो है कैपिटल का खर्चा जीरो हो जाए, क्लोज टू जीरो हो जाए, तो वो यूएस एकदम से नहीं पकड़ पाएगा। तो मैंने कहा कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम रीइंट्रोड्यूस करो, उसका बजट बढ़ाओ, और उसका जो परसेंटेज देते थे उसको बढ़ाओ। इतना इंश्योर करो कि आपके ऊपर कैपिटल बर्डन ना हो। एक वो चीज़ है ना जो आपका ओवरऑल आपकी हेल्प करेगी, और वो खाली यूएस एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं होगा, वो सारे एक्सपोर्ट्स के लिए होगा। देखो, आपका तो मतलब है ना एक्सपोर्ट, डॉलर अर्निंग से मतलब है ना, चाहे यूएस से आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आए, चाहे चाइना से आए, क्या फर्क पड़ता है। तो फोकस करो सारे एक्सपोर्ट्स पर। मैं ये कहूँगा यूएस से केवल अपने बायर से बात करके उसको कन्विंस करो, लेकिन गवर्नमेंट से जब बात करो, आप बोलो कि हमको ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के लिए आप बात करिए। इस यूएस स्पेसिफिक बात होगी तो वो जो है काउंटरवेलिंग के पूरे पूरे चांसेस हैं, है ना। तो
राजेश जी और बताइए। सर हमारे साथ अभी श्रीमती त्रिपाठी जी कुछ कहना जा रही हैं। श्रीमती जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन रेज करें। नमस्कार अजय जी। नमस्कार नमस्कार। अजय। मैं ये नमस्ते पूछना चाह रही हूँ कि जी। हम क्या अपने एक्सपोर्ट्स को डी रूट कर सकते हैं? आई मीन लाइक नॉट डायरेक्टली सेंडिंग आवर प्रोडक्ट टू यूएस, कैन वी डी रूट आवर प्रोडक्ट? आई मीन देखिए, जो एक सवाल इसके पहले भी किसी ने पूछा था। एक टर्म होता है ट्रांसशिपमेंट। ओके। तो यूएस कहता है कि ट्रांसशिपमेंट में 40% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी, मतलब ट्रांसशिपमेंट ड्यूटी डबल हो जाएगी। तो वो ऐसा है कि आज बिजनेस कैसे चलता है कि जैसे हमने चाइना के प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। अब चाइनीज प्रोडक्ट मान लो कि इंडोनेशिया होके इंडिया में आते हैं, तो अगर हमें पता चलता है तो उसमें जो ड्यूटी चाइनीज प्रोडक्ट में लगती है उतनी लगा देते हैं। तो यूएस का भी अगर आप ट्रांसशिप करती हैं किसी दूसरे कंट्री के थ्रू करती हैं, तो उसका ओरिजिन का मतलब होता है कहाँ बना, करेक्ट। वो इंडिया ही रहेगा। तो वो तो हम्म। 50% टैरिफ लेंगे अगर आप डिक्लेयर करती हैं कि इंडिया का है, भेज रही हूँ मैं इंडोनेशिया के थ्रू। वैसे आप करेंगी नहीं ऐसा, तो 50% लगेगा। लेकिन आप मान लो इंडोनेशिया भेजती हैं जिनके ऊपर 20% टैरिफ है, और हम्म। बताती नहीं इंडोनेशियन है, और उनको पकड़ लेते हैं वो मान लीजिए, तो फिर हम्म। बहुत फाइन वाइन लगेगा, क्यों उस रास्ते जाना ही नहीं। अच्छा। ओके। इसका एक ऑप्शन ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना बिजनेस थोड़े दिन के लिए बांग्लादेश शिफ्ट कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इंडोनेशिया में, स्टील वाले कह रहे हैं इंडोनेशिया चले जाएंगे, वहाँ हमने बात कर रहे हैं फैक्ट्री ओनर से। वो एक ऑप्शन है अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि कौन से कंट्री में आपके दोस्त लोग हैं जहाँ पर आप जाएं, और वहाँ फॉर द टाइम बिंग वहाँ मैन्युफैक्चरिंग अपनी सेटअप कर दें। अगर आप वहाँ आपका प्रोडक्ट बनता है तो फिर उस हम्म। कंट्री का प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ से वहाँ भेज कर अमेरिका नहीं भेज सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। ओके। थैंक यू सो मच अजय जी। थैंक थैंक यू। यू मैम। अब हमारे साथ है इजलाल शमसी जी। शमसी जी, आप हाँ, क्वेश्चन रेज इजलाल शमसी जी बोलिए। गुड आफ्टरनून। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जी जी। बिल्कुल आवाज आ रही है। सर एक्चुअली ये काफी दिनों से चल रहा है ऑफकोर्स टैरिफ का। तो जो चीज हमने अपने मुरादाबाद में काफी ऑर्गेनाइज, मैं मुरादाबाद से हूँ, हम लोग मेटल के इंटीरियर जी प्रोडक्ट। तो जो हमने जो स्टडी किया जो हमारे पास है, क्योंकि आपने एक स्लाइड दिखाई थी शुरू में कि इंडिया से कितना एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होता है और यूएस में कौन कौन सी कंट्री करती है। तो जो हमें अनफॉर्चुनेटली रियलाइज हुआ, खास तौर पे हम मुरादाबाद एक्सपोर्टर्स को और जो हम सब ईपीसीएस के मेंबर्स हैं, कि हम इंडिया की जीडीपी का बहुत छोटा हिस्सा है। क्या अरे इंडिया, नहीं भाई, ऐसी ऐसी बातें मत करो किसी हालत में। नहीं तो मैं एक भी आप, डॉलर कमा रहे हो ना, तो सर अपने लिए भला कर रहे हो, और बाकी जॉब सर प्रोवाइड कर रहे हो, सर बहुत ये तो इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एज अ बड़ा ड्रीमर तो नहीं ये होता बात है। अच्छी है सर, प्रिंसिपली आइडियली आइडियलिस्टिक होने में तो बात भी अच्छी है, लेकिन जो हमने मैटर देखा है रिसेंटली, जितने भी सरकारी पॉलिसीज आ रही हैं, और ईपीसीएस बहुत मेहनत कर रहा है इस पे, यहाँ तक के सबने इतने रिप्रेजेंटेशन है, राजेश जी को भी पता है, सबको पता है, यानी जितने भी आप सबसे पूछते हैं सबके सब इतनी लेटरबाजी हो रही है। इससे पहले 43B का आया था, जो आपको पता होगा 45 डे में पेमेंट करनी है, हर चीज में कहीं पर भी सरकार से सुनवाई तो हो नहीं रही। तो मैं बताऊं, अच्छा। मैंने तो ये उम्मीद छोड़ दी है कि कोई इंसेंटिव आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये लग रहा है कि जीडीपी का हम हिस्सा नहीं है, हम जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरी बात तो सुनो मेरे भाई। एक आपकी बात सब मैं सच मान लेता हूँ, लेकिन ये तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर के अगेंस्ट नहीं है ना, ये तो पूरे एक्सपोर्ट्स के लिए है, जी सारे जी जी एक्सपोर्ट्स के लिए। ऐसा क्यों जी, सोच रहे हो? हाँ। एक शमसी साहब, हम लोग सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइडर हैं। और बात क्या। है हमारा सर क्या सर सर, प्रोग्राम है? हम दिखाई कहाँ दे रहे हैं, लेकिन मैं इससे एक रिलेटेड, अब मैं जो बात आपको, जो मैंने ये बात, ये बैकग्राउंड इसलिए सेट किया क्योंकि मैं आपसे अगला सवाल कर रहा था। जी। क्योंकि अब जैसे ये टैरिफ्स हैं, तो अब क्योंकि अब ये तो है प्रॉब्लम, ये तो सभी के लिए, जो सबका हाल है वो हमारा हाल है। अगर अगर ऐसा कुछ हो सके, जैसे कि आपको इतना नॉलेज है, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और कंट्रीज में है, बट अनफॉर्चुनेटली उन कंट्रीज की मुझे पता है इतने बड़े वो नहीं है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना बहुत अच्छे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, बट उस कंपनी का इतना बड़ा बाइंग वॉल्यूम का नहीं है, वॉल्यूम का पावर नहीं है। तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी चल रही है, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ अनफॉर्चुनेटली इस साल कुछ कस्टमर्स भी, यूएस के इंपोर्टर्स भी बैंकरप्सी फाइल करी है, इसलिए क्योंकि उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, बोला हमारे बस का नहीं है। उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी, ये कहा कि भाई अब टैरिफ वैरिफ हमारे बस का नहीं है, मतलब हमें हमें डाल दिया मझधार में।
तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा डेटा है, यूएस के बाद हु इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी टू इंडिया, क्योंकि वी विल चूज द सेकंड बेस्ट। ये मुझे आपसे जानना था कि यूएस तो फर्स्ट बेस्ट है हमारा, जो था हमारा टॉप का था, जो हमारा बिगेस्ट मार्केट था, अब हमारे लिए सेकंड बेस्ट मार्केट कौन सा है यूएस के बाद? मेरे भाई आपका सेकंड बेस्ट यूरोप है और थर्ड है यूके। ये यूएस, यूरोप और यूके मिला के आप 75% देते हो अपना एक्सपोर्ट इंडिया का। तो वो उसमें प्रॉब्लम क्या है, 40 इसका हो गया, यूएस का हो गया, और 35 यूरोप और यूके का हो गया। यूरोप में 27 देश हैं, वो सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो नेक्स्ट जो है यूरोप का है। लेकिन अब यूरोप की प्रॉब्लम सुनो। आपका जो चैप्टर 73 के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मुरादाबाद के प्रोडक्ट हैं चैप्टर 73 में कि नहीं है? जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल तो है। अब उसमें क्या हो रहा है, वो 1 जनवरी से वो कार्बन टैक्स लगा रहे हैं चैप्टर 73 के मैक्सिमम प्रोडक्ट में। वो अलग से टैरिफ जो एमएफएन है उसके ऊपर 2-4% पहले साल देना पड़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जितने ये बड़े कंट्री है ना, तो अब अभी देखो हमारा क्या है कि जो सरप्लस, जिन लोगों के पास पैसे हैं वही लोग हैंडीक्राफ्ट खरीदेंगे, गरीब देश तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट तो सजावट की ये सब चीजें हैं, है ना। तो डेवलप्ड कंट्री में अब 75% जा रहा है। यूएस के बाद में आप कोशिश करते हैं यहीं पर यूरोपियन यूनियन में, और वहाँ पर भी हमारा एफटीए नेगोशिएट हो रहा है। एफटीए नेगोशिएट होगा तो टैरिफ 0 हो जाएगा, लेकिन सीबैम के 2-4% देने पड़ेंगे। तो अगर आप सरप्लस बिग मार्केट की बात करें तो यूरोप और यूके में आप मेहनत कर सकते हैं यूएस के बाद में। और इनफैक्ट जो आप यूएस भेज रहे थे, जो चीज़ें अभी बनी पड़ी हुई हैं और बिकने में यूएस में दिक्कत होगी, अपने यूरोपियन बायर को आप अभी से वो सैंपल देखकर और सब करके आप बात करना शुरू कर सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट को 2 पार्ट में बांटिए। एक होते हैं थोड़े से फैंसी प्रोडक्ट जो कॉस्ट प्लस नहीं होते हैं। अगर मुझे कोई स्टैचू बहुत अच्छी लग गई ना, तो उसका आपका कॉस्ट कितना मुझे कोई मतलब नहीं, उससे फिर मैं पैसे दे दूंगा। आपको मालूम है ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी, वो 2 पार्ट में करो। और यूएस बायर जो, उसका भी नुकसान है ना, आपसे ले रहा था, उसका बिजनेस भी हो रहा था। एकदम से थोड़ी वो बुद्धा की स्टैचू किसी थर्ड कंट्री से मिल जाएगी उसको अच्छी सी उसी क्वालिटी की। तो आप आधी चीजों में जो आपको लगता है हाई क्वालिटी है, यूएस बायर को कन्विंस करो कि थोड़ा थोड़ा लॉस दोनों तरफ से सह के कैसे किया जा सकता है, और वो सारी चीजें ऑफर करो यूरोप को, यूके के बायर्स को। सर बाकी अप्रैल में जब 26% आया था तो हमने आधा आधा कर लिया था, 13% जी डिस्काउंट ले लिया था कस्टमर ने। जी ये अप्रैल के ड्रामे थे, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। अप्रैल के बाद ये ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा, सच बता रहा हूँ मैं, ड्रामा ही है ये तो पूरा टैरिफ हाँ का। हाँ हाँ, बिल्कुल ड्रामा ही है, बिल्कुल तो ठीक है। पता अब क्या ना, डिमांड लगातार स्लो करती जा रही है, क्योंकि बायर्स ने अब सारी चीजों को होल्ड करना शुरू कर दिया। नए कंटेनर्स के ऑर्डर थे, माल आधे बने हुए हैं, सॉरी करके ईमेल आ गई, वी प्लीज होल्ड ऑल प्रोडक्शन। अरे हम हाँ, कहाँ जाएंगे, हमारा सप्लायर कहाँ जाएगा, हमारा मैन्युफैक्चरर कहाँ जाएगा, हमारा रॉ मटेरियल का सप्लायर कहाँ जाएगा? वो आप समझिए ना बात, बड़ी मतलब मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि आप मतलब नहीं हम लोग समझ रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द पेन, बट वी आर इन अ इकबाल भाई, हम लोग एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, कोई किसी को शिकायत क्यों करेगा भाई। we हम are लोग in समझ very रहे bad हैं, shape. We कुछ are भी in नहीं। very bad shape. But on a honest note, how important is this sector for the Indian government that they will ever negotiate a trade deal? क्योंकि अभी तक जो एक मीडिया में एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि इंडिया डज नॉट वांट द ट्रेड डील टू हैपन, बिकॉज अच्छा ये मैं बताता हूँ तुमको। बात और बताइए कि हाँ, इंडिया का सुनो कितना सुनो कॉस्ट। सुनो सुनो। देखो, ये पहली बात तो तुमको, एक चूंकि हम लोग पब्लिक में बात कर रहे हैं, तो यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कुछ नहीं बताया है कि नेगोशिएशन में क्या हुआ, ठीक है। तो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई, दोस्तों से सुनी चीजें, इधर उधर सुनी बातें हैं, लेकिन काफी ऑथेंटिक हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में थोड़ा बहुत रिपोर्ट हुआ, थोड़ा सा मेरे मन का इमेजिनेशन हो सकता है, बट आज मेरे मन में जो बात है कि क्यों नहीं हुआ, मैं आपसे शेयर करता हूँ। पता नहीं कितना सच है झूठ है, बट मैं अपना बताता हूँ, ठीक है। तो वो ये है कि ऐसा देखने में आया कि एटलीस्ट 3 बार जो है निगोशिएटर्स, इंडियन और अमेरिकन, वो लोग एग्री हो गए थे ट्रेड डील के लिए, ठीक है। इंडिया वाले, मतलब हम लोग पूरी कोशिश से इंडियन नेगोशिएटर कर रहे डील हो जाए, और यूएस नेगोशिएटर एग्री हो गए थे इंडियन टर्म्स से। दोनों लोग एक दूसरे एग्री हो गए थे, तो डील होना था। फिर वो पर्चा गया बड़े साहब के पास में वहाँ यूएस में। बड़े साहब के दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं ट्रेड के अलावा, आपको मालूम है
वो चाहते हैं सारे हथियार मैं अमेरिका से लूं और पाकिस्तान का वॉर भी उनको क्रेडिट दे दूं, नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर दूं। तो बहुत सारी चीजें थी, नॉन ट्रेड थी। तो ये नेगोशिएटर तो बेचारे ट्रेड में उन्होंने सेक्रीफाइस जो किया ज़्यादा ही किया, लेकिन जो है वो भी बड़े बॉस के लिए सफिशिएंट नहीं था। हमने तो गरीब देश जैसे हम लोग हैं, हमने कहा कि हम तुमसे ऑयल खरीदेंगे, तुमसे डिफेंस खरीदेंगे, $25 बिलियन सोचो इंडिया ने कमिट किया। ऐसा अपने अपने मैं बोलूँगा अपने लिमिट से जाकर हमने उनको ऑफर किया, ऐसा हमने किसी ट्रेड डील में नहीं किया। तो हमने किया, उनके निगोशिएटर मान गए, लेकिन अब ट्रम्प के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है ना, समझा करो। वो जो है हम वो जो है केवल चाइना से डरता है, बाकी हर एक को उसने कैसे किया। प्लस हमसे वो नाराज है। जब वो उसने कहा कि हमने आपका वॉर रुकवाया पाकिस्तान से, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो कोई मेडिसिन ने अपने आप वॉर किए, अपने आप रुकवाइए, अपने आप किए जो भी किए। तो वो नाराजगी तो उनकी चल रही थी, रोज एक गंदा सा ट्वीट करता था, आप लोग देखते ही थे इधर उधर। तो ये जो है नॉन ट्रेड इशू है। और देखो, हम लोग जो मीडिया में पढ़ते रहते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है, डेयरी सेंसिटिव है। मेरी एक हाइपोथेसिस है, ये सब सेंसिटिव है, हम लोग खोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात यूएस को पता है। यूएस बेवकूफ थोड़ी है, वो उनको सब पता है कि हमारी सरकार खोलेगी नहीं, अगर खोल देगी तो सरकारी रहे ना रहे किसी को पता नहीं है ना। इसलिए उनको मालूम है कि सरकार खोलेगी नहीं, ये सरकार को ही मालूम है। तो हाइपोथेसिस ये है कि मान लो हम लोग डिस्कशन के लिए माने कि हमने एग्रीकल्चर और डेयरी खोल दी, मतलब उनका 100% सामान पे टैरिफ जीरो कर दिया, आपको लगता है ट्रेड डील हो जाएगा? कदापि नहीं। मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि उनको ट्रेड के बाहर चाहिए था, उनको एक पार्टनर नहीं चाहिए था। वो चाहते हैं रशिया से रिलेशन बंद करो, ऑयल नहीं, उनसे जो हम लोग सालों से मिलिट्री का सामान ले रहे हैं वो सब बंद करो। अब कैसे बंद कर दें, ये सोचने की बात है। कैसे बंद कर दें? जब भी हमारा लड़ाई हुई है किसी के साथ भी, तो अमेरिका तो हमेशा हमारे दुश्मन के साथ खड़ा रहता है। तो कुछ चीजें जो हम लॉन्ग टर्म सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है ये ट्रम्प जो है ये टैरिफ को यूज कर रहा है एज जियो पॉलिटिकल प्रेशर। चाइना के ऊपर बेचारे ने शुरू किया था ट्रेड वॉर, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन उनके ऊपर चली नहीं। चाइना ने उल्टा ब्लैकमेल कर दिया, अपना सामान इनके यहाँ रोक कर, तो उनके यहाँ सब कुछ रुक गया, सब कुछ। तो इसलिए उसको चाइना से हार माननी पड़ गई। अब अपने वोटर्स को कुछ तो दिखाएगा, किसी गर्दन पकड़ी है तो नेक्स्ट सबसे बड़े हम ही हैं। और यूरोपियन यूनियन और जापान ने तो तुरंत एब्जेक्ट सरेंडर कर दिया। मैं बताऊं आपको, मेरे दोस्त हैं यूरोपियन यूनियन में, उनका डील हुआ था, एक हफ्ते पहले तक मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं हम लोग बराबरी से बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है, हम लोग जापान थोड़ी है, हम लोग इंडोनेशिया थोड़ी है, हम लोग सरेंडर कर देंगे। लास्ट मोमेंट सरेंडर कर दिया उन्होंने, एक सेकंड में, बिल्कुल। क्योंकि उनके यहाँ अपनी सिक्योरिटी नहीं है कुछ भी, वो सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे निर्भर है, नाटो पे निर्भर है पूरा। तो बहुत सारा गेम है। ये मत सोचो ये टैरिफ का गेम है या इंडियन नेगोशिएटर ने मेहनत नहीं की। भाई साहब, उन्होंने जितना देना था उससे ज्यादा ऑफर किया, अमेरिकन नेगोशिएटर ने अप्रिशिएट किया, माना। लेकिन ट्रम्प भाई साहब को अपना वोट बैंक को बताना था कि हमने ये ले लिया, चाइना को नहीं कर पाए तो हमने किसी को तो मार दिया। ये वो है। अब देखो कैसे सॉल्व होता है, थोड़ा मुश्किल है, ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि देखो हमारा लॉस है, 1 मिनट उसको भूल जाएं। अमेरिका जो है 20 सालों से इंडिया को डेवलप कर रहा था एज ए अल्टरनेट टू चाइना। क्यों? हमें बढ़ाने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो एशिया पैसिफिक में एक उनको अपना बड़ा दोस्त चाहिए था, पावरफुल, जो कि चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो सके। तो खत्म हो जाएगा क्वाड के मेंबर, हम तो, हमारे लिए पूरा क्वाड बनाया गया था, हमारे सब सब उनका जो मेहनत की थी पुराने राष्ट्रपतियों, सब खत्म, 1 सेकंड में खत्म। तो मुझे लगता है सेंसेस वापस लौटेंगे और कुछ जल्दी होगा। तो उस बीच हिम्मत ना हारें हम लोग, और सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश में है कि ये रिजॉल्व किया जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा क्या बताऊंगा, क्योंकि सरकार कुछ चीज़ शेयर नहीं करती है। तो इस समय यही है कि अपने यूएस बायर के टच में रहिए, वो देखिए जो बेच सकते हैं उनको थोड़ा बहुत लॉस में बेचिए, बाकी नए बायर्स यूरोप में और इधर उधर ढूंढिए, और बाकी लोकल में देखो कैसे बेच सकते हो, सरकार की हेल्प लो ना लोकल में बेचने के लिए। लोकल में क्यों नहीं बिकेगा? हैंडीक्राफ्ट लोग कम खरीदते हैं, अच्छा बनेगा तो क्यों नहीं खरीदेंगे सारा का सारा। तो देखो इजी ऑप्शंस तो नहीं है। और चौथा, सरकार से इंसेंटिव की मांग कीजिए, और प्रिसाइज इंसेंटिव की, मतलब लूज वर्ड में नहीं, बहुत ही सोच समझ के वो उनसे क्या मांगना है ये कर दो। ऐसा नहीं कि जो मांगो वही गले पड़ जाए। जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा था कि आपने मांग लिया कि ड्रॉबैक बढ़ा दो 10% अमेरिका एक्सपोर्ट पे, अमेरिका तुरंत काउंटरवेलिंग ड्यूटी 10% लगा देगा, है ना। तो सोच समझ के मांगो। वो तो तो सॉरी सब मैं लंबा बोल गया।
और अगला नहीं, मैं तो कहता बहुत अच्छी बात है सर। वो तो WTO में भी बहुत सारी चीजें, हमारे इंसेंटिव सब खत्म कर दिए गए हैं। आपको पता ही होगा, इससे पहले पता नहीं कौन कौन सी MEIS थी और क्या क्या थी, सब WTO में सब झगड़े हुए, और इंडिया में ये है वो है, सब चीजें खत्म हो गई। अब तो सब चीजें खत्म है। बिल्कुल। एनीवे, थैंक यू और सर, आपने काफी टाइम दिया, मैंने भी बहुत टाइम ले लिया। आई नहीं एम नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एवरीबडी मोस्ट एल्स वेलकम। आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज किया था, आपके पॉइंट की वजह से ही मैंने इतना बोला भी, आई बिल्कुल, एम है ना? श्योर एवरीबडी एल्स इज वेटिंग। मैं और लोगों का नहीं टाइम नहीं, वेस्ट मोस्ट वेलकम, बिल्कुल। नहीं। ओके सर, थैंक यू। जी। थैंक यू संजय साहब। हमारे साथ निक नंदा जी हैं, प्लीज आप अपना क्वेश्चन रेज करें। राजेश जी, गुड इवनिंग। अजय जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निक। हाँ जी, अजय जी, could you please throw some light on the free trade agreements? स्पेसिफिक सवाल पूछो निक। Please tell me how do we actually develop business in these countries where we know nothing about? कोई पता ही नहीं हमको कुछ, जैसे Liechtenstein, Norway, Iceland. Well, I mean, these are non-traditional countries. We have a free trade agreement with these 4 countries, but we have no idea about it. How do we get information? तो पिछली बार अभी EPCH ने एक अच्छा प्रोग्राम कराया था FTA पर। नहीं सर, तो इस बार भी एक पॉइंट है FTA के बारे में, हाँ, ईमेल में पूरा लिखा हुआ है। पूरा प्रोग्राम था, एक FTA बहुत डिटेल बताया था वो। राजेश जी कौन थी वो, जो हमारी प्रोफेसर थी वो IFT की? IIFT से सर तमन्ना मैडम थी, तमन्ना हाँ, खत्री। तमन्ना मैडम ने पूरा तो मैं अभी यहाँ आपको बताता हूँ, देखो। हाँ प्लीज, थैंक ज़्यादा यू सर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये राजेश जी के पास में FTA की लिस्ट होगी। अपना प्रोडक्ट लीजिए और देखिए उन कंट्री में जो है कितना कंसेशन दिया है आपके प्रोडक्ट को। सीधे कॉमर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट में सारे HS कोड वाइज दिया है कितना कंसेशन मिला हुआ है ना? आप एक पन्ने में सारी चीज़ें कंप्रेस कर लिए, आपको इतना पता चलेगा कि वहाँ पर पहले MFN टैरिफ मान लिए 12% था, FTA के बाद में 0 हो गया है, तो आपको 12% का इमीडिएट फायदा मिलेगा उसमें। एक पन्ना अपने प्रोडक्ट के लिए बनाइए, केवल एक पन्ने में सब कुछ कंप्रेस कीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कहाँ आपको मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। और कुछ भी नहीं करना है, यही एक्सरसाइज करनी है बस। 3-4 घंटे लगेंगे अगर आपके 10 प्रोडक्ट हैं। और कॉमर्स की वेबसाइट के बाहर जाने की जरूरत नहीं कहीं भी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू ओके। अजय। सर पिछला जो सेशन हुआ था ना, उसकी डिटेल रिकॉर्डिंग भी हमारे वेबसाइट पे है EPCH की, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। जैसा सर ने बताया उसमें पूरी एनालिसिस का क्या सिस्टम है, किस तरह से आप पता कर सकते हैं, वो डिटेल दी हुई है। राइट सर, थैंक अगर यू सर, अगर थैंक यू। राजेश जी, अगर FTA के ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं किसी के भी, तो वो जी हम लोग कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, केवल स्पेसिफिक क्वेश्चंस, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। जी। हमारे साथ रोहित शर्मा जी हैं, प्लीज आप अपना क्वेश्चन रेज करें। रोहित जी। रोहित जी, आप अपने को अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ जी। अभी आई एम ऑडिबल। यस यस रोहित। क्वेश्चन ये था कि अलोंग यूरोप और UK, क्या हम रशिया को भी एक अपना अल्टरनेट देख सकते हैं, US का अल्टरनेट, अरे नहीं यार, मतलब रशिया वो बहुत छोटी हैंडीक्राफ्ट। इकोनॉमी है। रशिया बहुत छोटी इकोनॉमी है ना? तो रशिया के पास ज्यादा कुछ है नहीं, प्लस वॉर जोन है। रशिया के पास, रशिया इज नॉट ए बिग मार्केट। रशिया इज ए सप्लायर ऑफ कमोडिटीज। अभी अब देखो, हमारा एक्सपोर्ट उनको 3 बिलियन है और इंपोर्ट करते हैं 60 बिलियन। मैसिव डेफिसिट है रशिया के साथ में हमारी, ऑयल की वजह से। जी जी। रशिया को सामान जाता है, फार्मास्यूटिकल जाते हैं, बट ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ मार्केट हमारा। तो हैंडीक्राफ्ट के लिए नहीं, मैं ऑनेस्ट आंसर होगा कि मुझे पता नहीं। लेकिन जो मुझे पता है वो ये है कि रशिया का मार्केट साइज बहुत छोटा है। लेकिन सर मैं एक लेकिन एग्जीबिशन का रिसर्च देख रहा था, एग्जीबिशन उसमें चाइना ने मतलब भर के पार्टिसिपेट किया हुआ है, चाइनीज कंपनियां भर भर के वहां पे पार्टिसिपेट कर रही हैं एग्जीबिशन में। तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि चाइनीज वहां पे पार्टिसिपेट, लेकिन इंडियन की एक भी कंपनी वहां पे नहीं दिख रही थी, तो वो एक। नहीं रोहित, मैं ऑनेस्टली सॉरी बोलूंगा, मैं मुझे बिल्कुल पता नहीं है ना? और चाइना ही, आपकी बात ठीक है, चाइना जा रहा है तो कोई ना कोई हाई पोटेंशियल होगा ही वहां पर, अगर चाइनीज हाई वो कंपनियां जा रही हैं, ठीक है। लेकिन मुझे आइडिया नहीं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। ऑलराइट। कहीं और से डिस्कस करते हैं, है ना? मैं सॉरी जवाब नहीं दे जी जी। पाऊंगा। नहीं, इट्स ओके सर, थैंक यू।
सर हमारे पास कुछ चैट पे क्वेश्चन है सर। जी एक मैडम का तो आंसर हो गया, त्रिपाठी मैडम का, कि कैन वी ड्यूरिट आवर एक्सपोर्ट फ्रॉम सम अदर कंट्री, ये तो आपने जवाब दे दिया। जी एक नीता जोशी जी है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अ ट्रेड इन एक्सपोर्ट इफ पर्सन इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर? सॉरी, फिर से पढ़िए प्लीज। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अ ट्रेडर इन एक्सपोर्ट इफ पर्सन इज, अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, अगर ट्रेडर एक्सपोर्टर है, तो उसका क्या फ्यूचर हो सकता है? अरे इस दुनिया का आधा एक्सपोर्ट ट्रेडर्स ही करते हैं। देखो क्या है ना, मैन्युफैक्चर तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, और मोस्ट एमएसएमईज को मार्केट वार्केट का डेवलप करने का रिसोर्स नहीं रहता है। तो ट्रेडर्स जो है ना, वो मार्केट इंटेलिजेंस करता है, और वो 100 मैन्युफैक्चरर्स से बात करता है, उसको मालूम है कौन सा मैन्युफैक्चर सप्लाई कर सकता है। तो बायर्स जो है ना, वो इनफैक्ट जो यूरोपियन बड़ी फर्म्स हैं, उनके डेडिकेटेड यहाँ पर बाइंग एजेंट्स होते हैं, है ना, वो बताते हैं उनको। बाइंग एजेंट 500 कंपनियों में से चूज करके दो लोगों को ऑर्डर देता है। तो ट्रेडर का वही काम है कि उधर वो बायर से कांटेक्ट में रहे, इधर जो है 150 मैन्युफैक्चरर्स के का हाथ में रहे। बायर कोई ऑर्डर देता है तो उसको अपनी इंटेलिजेंस से पता करना है कौन आदमी बना रहा है इंडिया में, कितने पैसे में बना रहा है, और फिर वो अपना मार्जिन रखेगा, अच्छा मार्जिन जितना रख सकता है, और फिर सप्लाई करा देगा। तो ट्रेडर जो है पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमएसएमई के लिए, क्योंकि एमएसएमई के पास में इतना एक्सपर्टीज या पैसे नहीं होते मार्केट डेवलप करने के लिए। सर एक हमारे साथ गजेंद्र भंडारी जी हैं, उनका क्वेश्चन है कि जो वो अभी यूएस को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो मटेरियल को होल्ड करें या फिर वेट करें टू इंडिया चार्ज अ न्यू ड्यूटी ऑन यूएस इंपोर्ट? नहीं, वो तो देखो अपने उसे बायर से आपको बात करनी पड़ेगी उसमें। अगर मान लो आपकी एलसी खुली हुई है ना, तो अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हो तो आपका शिप करते ही बैंक पैसे दे देगा 1 मिनट में। अगर आपने एलसी पे नहीं किया हुआ है तो बायर जो है पैसे देने से मुकर सकता है आपका, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए अच्छा यह है कि अगर बायर से बात कर लो, ऐसा ना हो कि बेचारा फंस जाए वो। तो दो चीजें हैं, अगर आपको बायर से लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं रखना है और एलसी खोली हुई है तो भेज दो, उसको देना ही पड़ेगा पैसा, क्योंकि वो बैंक जो है बिना बायर से पूछे आपको पैसा दे देगा। लेकिन अगर लंबा रिश्ता चाहिए, उससे पूछ लो कि थोड़ा थोड़ा आप दोनों मिलके समझ लेते हैं और कर लेते हैं। लेकिन तो आपके ऊपर ऑप्शन है, और एलसी नहीं खुली है तो 100% बिना बायर के बात किए कोई भी एक्शन मत लो। एक क्वेश्चन है सर हमारे पास अरिका पाम को लीफ को लेके। आई एम न्यू इन एक्सपोर्ट ऑफ इनटू अरिका पाम लीफ प्लेट्स। मैं अगर कोई यूएस में डील करता हूं और बड़ा बाजार मिल जाता है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? उस मार्केट में एंटर करना चाहिए या कोई और टारगेट करना चाहिए? राजेश जी प्लीज फिर से पढ़ो इसको। सर एक हमारे क्वेश्चन है कि वो अरिका पाम लीफ में डील करते हैं, और वो कह रहे हैं अगर उनको यूएस में बड़ा बायर मिल जाता है, उस केस में वो उसके साथ डील करे या किसी दूसरे मार्केट को एक्सप्लोर करे? वो नया एक्सपोर्टर है। नहीं नहीं, बायर मिल जाता है आज की हालात में तो बड़ी लकी बात है भाई, उन्हीं से डील करो। अगर वो 50% में भी आपका सामान खरीद रहा है तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही टॉप क्लास है, बिल्कुल डील करो, क्यों बाहर जाओगे। चैट में ये क्वेश्चन एक है, बट इसके लिए तो रिसर्च का काम है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि how can we get a list or database of buyers in USA and Europe market? We are into wooden toys business, or it is good to try to sell directly via Amazon and other platform in America and Europe? सर ये वुडन टॉयज में डील करते हैं, कह रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाएं या हमें कोई बायर का डेटाबेस? बायर का डेटाबेस तो आप ट्रेड मैप एक वेबसाइट है, वहां पे एनालिसिस करके पता कर सकते हैं। बाकी सेलिंग थ्रू द ई कॉमर्स, इस पे आपसे जवाब चाहिए सर। तो देखो बायर डेटाबेस तो आपको ज़्यादा पता, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में। मुझे इतना पता अपने एक्सपीरियंस से, कोई भी आदमी ऐसा अगर डेटाबेस बनाता है तो वो डेटाबेस मिसयूज होकर बोगस हो जाता है, 1 सेकंड में लोग चेंज कर देते हैं सारा। तो कोई भी कहता है मेरे पास में लिस्ट है, डेटाबेस है, बेच रहा आपको पैसे लेके दे रहा है, तो वो बोगस है। मेरा तो इम्प्रेशन ये है। आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें?
सर अलग वेबसाइट है जैसे tradeMap.org है, उसमें आप अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो एज पर दी एचएस कोड अपने आइटम पे उस पर रिसर्च कर सकता है कि कौन सी मार्केट है, कौन से लोग डील कर रहे हैं। दैट इज ऑलमोस्ट 80% ऑथेंटिक होता है सर। भाई साहब वो उसमें क्या है ना, अगर मेरा नाम जो है उसमें एक्सपोज हो गया 1 मिलियन लोगों को, तो फिर आई एम फिनिश्ड, है ना? जी तो जी जी। बट आप एक देख लो, मैं शायद आंसर नहीं दे पाऊंगा। पहले सर ये सुना था कि सर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है इस तरह का कुछ डेवलप करती हैं, बट मुझे आइडिया नहीं है डेटाबेस का। मुझे सर ये इसका मालूम है कि मार्केट में लोग बेचते हैं 1 मिलियन बायर डेटाबेस, वो सब बेकार होते हैं सारे के सारे। अच्छा, अमेजोन की बात यह है कि शायद मैंने पेपर में पढ़ा 1-2 दिन पहले कि 50% करने के बाद में अमेजोन यूएस ने कह दिया हम अमेजोन इंडिया से नहीं खरीदेंगे। बट ये बात चेक कर लो, मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है, आज ही कल में पढ़ा है मैंने। तो इसको चेक कर लो, अमेजोन पे भेजने पहले अमेजोन में ही आप पता कर लो। एक चीज़ और ठीक। है, देखो, एक चीज़ और है, जो पहले आप लोग अमेजोन के थ्रू या और वेबसाइट्स के थ्रू भेजते थे, इवन अपनी वेबसाइट के थ्रू भेजते थे ना, जो कुरियर एक्सपोर्ट करते थे, जी जी जी। एक पैकेट दे दिया आपने, एक स्टैचू भेज दी। वो पहले क्या था, जो $800 तक के आइटम थे यूएस में जाते थे, वहां टैरिफ लगता ही नहीं था। अब सब में टैरिफ लगेगा। ये यूएस का बड़ा वो है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम माल चाइना से जाता था, इंडिया से भी जाता था। चाइना से 40 बिलियन जाता था, इंडिया से 2 बिलियन जाता था। अब वो मैसिवली मुश्किल में पड़ जाएगा। अब एक ही तरीका है भेजने का, जो अमेजोन का मॉडल था कि आप अमेजोन को देंगे, अमेजोन एक कंटेनर में डालेगा, उनको एक साथ भेज देगा, बिना ऑर्डर मिले भेज देगा। ऑर्डर जब वहाँ पर यूएस में मिलेंगे तो लोकल सप्लाई से सप्लाई करेगा। तो आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, अपफ्रंट देना पड़ेगा ये अमेजोन को सब रखने के लिए। तो वो अमेजोन से बात कर लीजिए, लेकिन अभी जो है ये ई कॉमर्स वाला जो रूट है ना, सडनली ट्रम्प ने बहुत टफ कर दिया है। जी। एक और क्वेश्चन आया सर, वी आर इंपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम यूएसए, any possibility of India charges any additional duties on goods imported from the US? नहीं नहीं, अभी कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। अभी हम और उसका गुस्सा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जी। सो अब तो हमारे पास कोई क्वेरीज नहीं है, चैट पे भी नहीं है। सो इफ anyone has any queries, we are still open to take 1 or 2 questions more. Otherwise, we will close the session. Anyone, please raise your hand if any queries is there. किसी के पास कोई query है इस रमनिक गाला जी हैं, प्लीज रमनिक जी। रमनिक जी अनम्यूट करिए अपने आप को। कि अपना जो गुड्स भेजने के बाद एक बैंक अपने को क्लोज कराता है, आईसी, जो अपना ई कॉमर्स से भेजा रहेगा, जी तो उसके लिए 1500 चार्ज करता है वो। हाँ। हाँ, तो वो ई कुछ अपना ऐसा आयला है ना कि डीजीएफटी से वो अपन खुद भी कर सकते हैं क्लोज। हाँ मैंने देखो, मैंने सुना है डीजीएफटी ने एक वेबसाइट बनाई है, वो हाँ ईबीआरसी के नाम से, वहाँ आप खुद भी हाँ क्लोज कर सकते हैं। लेकिन मैंने हाँ अपने आप देखा नहीं है, तो प्लीज़ एक बार उसको अप्रोच करके देख लो। लेकिन ऐसा मैंने हाँ भी सुना है, मैं इसलिए ऑथेंटिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ बनाया है। वो कितना चल रहा है, आरबीआई उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं बात तो सच है। एक बार राजेश जी उसको प्लीज़ चेक कर लो, सबके फायदे का काम है वो। नहीं सर, और ये जो अगर रमनिक हमारा जी जो फंड वहां से आ रहा है आईएनआर में आता है, तो कोई प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट करंट अकाउंट में? आईएनआर में थोड़ी हम आता है पैसा, पैसा तो डॉलर में आता है, इंडिया में आईएनआर में चेंज कर देते हैं ना। नहीं, हम हमारे कस्टमर को बोल रहे हैं कि आप डायरेक्टली आईएनआर में हमारे कोटक बैंक है तो उसमें डाल दीजिए, तो वो ट्रांसफर करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम होता है उससे? सर नहीं उसके नहीं लिए नहीं, ना कोई ऐसे प्रॉब्लम आ रहे नहीं, कोई सर। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। सर बॉस्ट्रो अकाउंट के अकॉर्डिंग ना वो मैनेज होता है। हाँ कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडियन जो बेस पेमेंट है वो डॉलर में होता है फिर, लेकिन वहीं से ही फॉरेन से ही जो है हाँ, वो लेकिन हमारा आईएनआर कस्टमर में कर डॉलर देते से हैं। डायरेक्टली आईएनआर में हमारे अकाउंट में डालता है। कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। थैंक यू। तो पक्को
mobilidade, né? ठीक है, तो राजेश जी एक लास्ट क्वेश्चन है मैडम का. मैडम प्लीज अपना क्वेश्चन रेज करिए. विद दैट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. आफ्टर दिस we'll close this. Yes ma'am, please. Ajay ji, I just wanted to know that which product we are basically, which is the most important, I mean, which is the highly exported product for Europe and UK right now. I just प्लीज wanted to, सॉरी, ये जो है ये राजेश जी बता पाएंगे, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मैम आप अपना ये क्वेरीज policy@epcs.com पे भेज दीजिए, वो हम आपको रिप्लाई कर दें. मैं एक हिंट देता हूँ, ठीक है, कैटेगरी हिंट देता हूँ, कैटेगरी हिंट देता हूँ. हाँ जी ये अभी जो हमने पीपीटी दिखाई थी ना, मैं जी. देखो उसको फिर से लोड करता हूँ. राजेश जी, आपने कौन सा वो बोला, policy@PCS? या एक्सपोर्टर क्लिक मैडम चैट पे डाल दिया है ईमेल आईडी. देखो ये देखो, ये आपके यहाँ से जो टॉप एक्सपोर्ट्स हैं, लास्ट में एक्सपोर्ट इंडिया से दिया हुआ है यूएस के लिए. तो मिसलेनियस हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या है देख लो, फिर वुडवेयर जाता है, ये लिखा हुआ है. ऊपर की 4 कैटेगरी ही सब कुछ है, नीचे की 5, 6, 7, 8, 9 तो छोटी है काफी. मैम ये हमारे पास है डिटेल, आप मेल पे भेज दीजिए, हम उसको आपको लिस्ट दे देंगे. ठीक है, एक बार आप बोल दीजिए प्लीज राजेश जी, मेरे को वो दिख नहीं रहा. हाँ, ये ईमेल आईडी exportersclinic@epcs.com, जिससे आपको ये सेशंस के ईमेल वगैरह आ रहे होंगे. जी जी जी, ठीक है जी. Thank you, sir. Thank you for giving the highlights, throwing the lights on this very important and burning topic. इसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव के बारे में भी आपने लोगों को क्लैरिफिकेशन दे दी. शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू द न्यू प्लेसेस वेयर यू हैव अ गुड रिलेशन, ये आपने एक ऑप्शन दे दिया. एंड सबसे बड़ा ऑप्शन आपने ये दिया है कि वी हैव टू वेट एंड वॉच. डिप्लोमेटिक तरीका भी अपनाया जा रहा है. हर तरफ से लोग इस पे कोशिश में लगे हुए हैं, काउंसिल अपने तरफ से लगी हुई है. बट वी हैव टू वेट एंड वॉच कि फाइनली क्या चीज निकल के आता है इसमें. With that, we thank you, Ajay sir, for giving his precious time and answering all the queries. और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारा नेक्स्ट सेशन 22 अगस्त को है, जो कि टॉपिक है AI इन डिजाइनिंग. आजकल AI काफी चल रहा है, उसमें हमारे साथ स्पीकर जुड़ेंगे. कौस्तुभ सेन गुप्ता जो कि निफ्ट के डिजाइनर हैं, और ही इज वन ऑफ द रिनाउंड पर्सन इन पैनल विद मेनी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट agencies, MNCs, is working with that. With that, we close the session, and thank you for joining, and we look forward to join us at the same time on 22nd August. Thank you, sir, and thank you, audience. Thank you, Rajesh ji. Thank you.